रात के यही 9:30 हो रहे थे। प्रेसिडेंट लेट नाइट आज WWH में बैठे हुए थे। टेबल पर हाथ रख हथेली पर चिन्ह रखे वो बस एकटक सामने की ओर देख रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट जो बस जाने वाले थे वो प्रेसिडेंट के कैबिन से आती रोशनी को देख रुके और उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया। प्रेसिडेंट ने उन्हें अंदर आने को कहा। वाइस प्रेसिडेंट अंदर आए। जैसे उन्होंने प्रेसिडेंट को देखा वो भी चिंतित हो गए और उनके पास आते हुए बोले, सर आप गए नहीं? काफ़ी लेट हो रहा है। कल हमारी सुबह बहुत ही अर्जेंट मीटिंग हुई है संजय को लेकर। अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो। एकदम से प्रेसिडेंट ने टोका और कहा, वेदा कैसा है अभी? वाइस प्रेसिडेंट एकदम से चुप हुए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, ब्रीफ केस उस टेबल पर रखा। उन्होंने एक कुर्सी खींचकर प्रेसिडेंट के सामने लगाई और बैठते हुए कहा, वेदा ठीक है, हॉस्पिटल में है अभी, परसों तक डिस्चार्ज हो जाएगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ डिस्चार्ज होते ही वो सीधा संजय को ढूंढेगा। प्रेसिडेंट ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर हम वेदा को कहेंगे कि वो वापस आ जाए WWH में तो क्या वो वापस आएगा? क्या वो हमारे साथ काम करेगा? और क्या गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी? क्योंकि उनका आदेश ही था ना कि वेदा की सारी फाइल्स को जला दो और भूल जाओ कि कोई वेदा था। वाइस प्रेसिडेंट हल्का सा मुस्कुराए और बोले, वेदा बुरा इंसान नहीं है। उसने इस दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और अभी भी वो अगर प्रिया के पीछे है मतलब कोई ना कोई रास्ता है उसके पास। संजय ने उसके साथ गलत किया और सर मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिस पर प्रेसिडेंट काफ़ी देर सोचते हैं। उन्हें अपने एक सवाल का जवाब नहीं मिला था तो उन्होंने दोबारा पूछा, गवर्नमेंट को क्या कहेंगे हम? जिस पर वाइस प्रेसिडेंट मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं, वैसे भी उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा और अगर फ़र्क पड़ेगा भी तो क्या हुआ, हमें हमारा काम करना है और पब्लिकली वेदा को हम जाने नहीं देंगे। बाकी जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम आपका ऑर्डर मानते हैं, गवर्नमेंट का नहीं। ये सुन प्रेसिडेंट भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, एक काम करो, मीटिंग को पोस्टपोन कर दो। अब मीटिंग परसों होगी वेदा के डिस्चार्ज होने के बाद और उसमें वेदा शामिल होगा और कल हम दोनों चलेंगे वेदा से मिलने उस हॉस्पिटल में। वहीं दूसरी तरफ एक पुरानी सी झोपड़ी में संजय एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने प्रिया बेहोशी की हालत में थी। उस झोपड़ी में इस वक्त बस आत्मा ही आत्माएं थी और ये सभी आत्माएं संजय की गुलाम थी। संजय प्रिया को बहुत ही अच्छे से देख रहा था। इसके अंदर ताकत तो है पर इतनी ज़्यादा नहीं। चुड़ैलों की रानी अभी ये बनी नहीं है। इसे और खून बहाना होगा, इसे और लोगों को मारना होगा। जितना ज़्यादा खून बहेगा और जितने लोग ये मारेंगी, काली शक्तियाँ उतनी ज़्यादा इस पर हावी होंगी। वो चुड़ैलों की रानी अभी काली दुनिया में कैद है। उसे बाहर आने के लिए और खून चाहिए। वेदा सही कह रहा था, यह भी प्रिया ही है। पर अगर मैं इसे यहाँ पर बांध कर रखूँगा तो ये कैसे और लोगों को मारेगी? और अगर छोड़ दूंगा तो भाग जाएगी। क्या करूं? इतनी देर में वही काला बड़ा साया संजय के सामने आता है। वही साया जिसने वेदा को हराया था और ट्रेन से धक्का दे दिया था। वो संजय के सामने आया और बोला, अगर आप चाहें तो आप मुझे इसके शरीर में स्थान दे दीजिए और छोड़ दीजिए इसे। ये खून करती रहेगी और काली शक्तियाँ इसकी बढ़ती रहेंगी। जब वो रानी इसके अंदर आएगी मैं इसे आपके सामने ले आऊँगा। ये सुन संजय अपना सर खुजाता है और कहता है, बात तो तुम्हारी सही है पर इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वो रानी आ गई और तुम्हारी से लड़ाई हुई तो क्या तुम उससे जीत पाओगे? और अगर जीत भी गए तो क्या तुम उसे मेरे पास ला पाओगे? जिस पर हंसते हुए वो साया बोला, एक काम करते हैं, इसके पीछे पीछे मैं हमेशा रहूँगा, इस पर नज़र बनाए रखूँगा। जब रानी आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा
ये कहाँ पर है, और इस बीच अगर कोई भी आता है इसे पकड़ने तो मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। एकदम से हंसते हुए संजय खड़ा हुआ। उसने जेब से सिगरेट निकाली, जलाया और एक लंबा कश लिया। वो साई की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, शाबाश, ये सही कहा तुमने। वेदा अभी तक मरा नहीं होगा। साला इतनी बड़ी लड़ाई के बाद तो जिंदा बच गया, इस नदी से खाक मरेगा। ऐसे से कैद करके रखना कोई रिटर्न देगा नहीं। इसे आज़ाद कर देते हैं और तुम इसके पीछे पीछे रहना, ये तुम्हारा काम है। और जैसे अपनी शक्तियों को हासिल कर ले, तुम्हें बस मुझे बताना कि ये कहाँ पर है। बाकी मैं अपने आप देख लूँगा और इसे गुलाम बना लूँगा। चलो जाओ, पर रुको, सबसे पहले ये दिल्ली जाएगी तो देखना होगा कि ये बस से जाए और मैं गाजियाबाद चला जाता हूँ। एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ ये जाएगी तुम मुझे बताते रहना, मैं उस एरिया के आसपास ही रहूँगा, ठीक है? अब जाओ। उसने प्रिया को खोला और उसके मुंह पर पानी डाला। प्रिया की आंखें एकदम से गुस्से से खुली, पर आसपास कोई भी नहीं था। वो खड़ी हुई। उसने देखा वो एक झोपड़ी में थी, पर वो यहाँ कब आई और कैसे, उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बाहर आती है तो एक खेत के बीच में थी। वो धीरे धीरे चलते हुए मेन सड़क के पास आई। वो अकेली थी, पर फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई है जो उसके आस पास है, कोई है जो उस पर नज़र बनाए हुए है। खैर, कुछ दूर जाने के बाद उसे हॉर्न की आवाज़ आई। एक ट्रक पीछे से आ रहा था। प्रिया ने हाथ दिखा उसे रुकने का इशारा किया। उस ट्रक में एक ड्राइवर और उसका वर्कर था। जैसे ड्राइवर सतपाल ने लड़की को देखा, ट्रक को धीमे किया और साथ में बैठे वर्कर से कहा, रामू, वेख कुड़ी सोनी है ना, वैसे भी ढाबे पे कोई जुगाड़ बनाना और 2 दिन तक कम सुखा ही निकल जाएगा। एक काम करते हैं, इसे चढ़ा लेते गड्डी पर, हैं? जिस पर हंसता रामू मुंह में भरे गुटके को बाहर थूकता है और कहता है, हाँ सरदार जी, सही कह रहे हैं आप, पर एक बात है, हमारा ध्यान भी रखिएगा। वो दोनों हंसे और सत्यपाल ने प्रिया के पास ट्रक रोका। हाँ जी मैडम, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? जिस पर प्रिया बोली, कहाँ तक जा रहे हैं आप? जिस पर वो बोला, आपको कहाँ तक जाना है? प्रिया उसको अच्छे से देखने लगी और बोली, दिल्ली तक। बस सतपाल हंसा और बोला, ओ दिल्ली? हाँ जो मैडम, एक गड्डी दिल्ली जा रही है। बैठो बैठो। ओए रामू, सीट खाली कर। तू एक काम कर, पीछे लेट जा। और मैडम जी, आप आगे बैठ जाइए। शैतानी मुस्कान के साथ उसने कहा। प्रिया ट्रक पर चढ़ गई, पर ना जाने की उसके इरादे कुछ बदल से गए थे। पहले वो बस लिफ्ट लेना चाहती थी, पर अब सतपाल को देख उसका खून खौलने लग गया था। मैडम जी, शादी होगी आपकी? उसने एक हाथ से हैंडल संभाले और दूसरे हाथ से मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जिस पर प्रिया उसे घूर कर देखती है और कहती है, पर मेरे पति की डेथ हो गई। जिस पर सतपाल ने प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ओ, बड़ा बुरा लगा जी सुन के। वैसे आपको अकेलापन सताता होगा? कोई गल नहीं जी, हम है ना। प्रिया समझ गई कि इसके इरादे क्या है, पर वो अभी भी सामने से बातें करती जा रही थी। और इन्हीं बातों में पीछे लेटा रामू अपनी जेब से रुमाल निकालकर उस पर कुछ लिक्विड सा डालता है और मौका देख प्रिया के मुंह पर रख देता है, जिससे प्रिया बेहोश हो जाती है। सतपाल और रामू साइड में ट्रक को रोकते। सुनसान इलाका था, आसपास खूब अंधेरा था और वो अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए प्रिया को पिछली सीट पर लेटाते